गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं। 13 तक आपका हो चुका है, पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 14 में आपका टॉपिक शुरू होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है ना। आप लोग कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहिए और भैया मेहनत करता हूं आपके लिए, पसीने बहाता हूं फ्री में, तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर तो बनता है ना। इस तरह से आप इसको देखिएगा और आप अपने क्लास 11 की घर बैठे फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है आपका कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इस अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और डेफिनेशन शुरू करते हैं। किसी गतिशील कण की, किसी गतिशील कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। इनवर्टेड कॉमा। क्या नियम है कि किसी गतिशील कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है ना। मतलब अगर उसकी स्थिति क्लियर करेंगे तो उसका वेग बदल जाएगा, और वेग क्लियर करेंगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। आप स्वयं मान लीजिए कि आप साइकिल पर चल रहे हैं, ठीक है ना, साइकिल पर चल रहे हैं और आपसे कोई कॉल करता है, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, या मैं खुद आपको कॉल कर दूं कि बेटा आप कहाँ पर हो, तो लेकिन आप कंटिन्यू चल रहे हैं, आपको ये रुकना नहीं है। आप चलते ही चलते साइकिल पर है या बाइक पर है, आपने मोबाइल निकाला, कॉल बजी, मोबाइल निकाला और आपने कह दिया कि मैं फला जगह पर हूँ। ठीक है ना। मान लीजिए कि पार्क के पास हूँ, तो जब तक आप कहेंगे कि मैं पार्क के पास हूँ तब तक आप पार्क को पार कर चुके होंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आपकी स्थिति क्लियर हुई नहीं, लेकिन वेग आपका क्लियर है क्योंकि आप जिस स्पीड से चल रहे थे उसी से कंटिन्यू चल रहे हैं। तो वेग तो क्लियर हो गया लेकिन स्थिति क्लियर नहीं। इसी तरह अगर आप स्थिति क्लियर करते हैं तो आपको पार्क पर रुकना होगा, आपको वहां पर रुकना होगा और आप ये कहेंगे कि मैं यहां पर खड़ा हूं। लेकिन अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका वेग 0 हो जाता है, आपका वेग यानी आपकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। ऐसी कंडीशन पर दोनों एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। दोनों का एक साथ निर्धारण कर पाना बहुत ही मुश्किल है या असंभव है, कह सकते हैं असंभव है। अलग अलग कर सकते हैं, एक बार स्थिति क्लियर कर ले, एक बार वेग क्लियर कर ले तो संभव है, बट एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या लिखते हैं कि अर्थात यदि वेग का निर्धारण करते हैं, वेग का निर्धारण करते हैं तो स्थिति, अर्थात यदि वेग का निर्धारण करते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाएगी, अनिश्चितता होगी। और यदि स्थिति का निर्धारण करते हैं, स्थिति का निर्धारण करते हैं तो वेग में अनिश्चितता होगी। ठीक है ना।
अब हमारी बात जो है यहाँ पर गतिशील कण की, जो मैंने एग्जांपल आपको लेकर के दिया वो तो यहाँ पर लागू नहीं। यहाँ पर गतिशील कण से मतलब इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है? ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका प्रकाश की स्पीड से चलता है। इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो प्रकाश की स्पीड से चलता है, और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और हमने इसकी स्पीड देखी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, चंद समय में यहाँ पर आ जाएगी, क्षण समय में यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी स्थिति क्लियर नहीं होगी, लेकिन वेग क्लियर है। और अगर इसकी स्थिति क्लियर करनी है तो इसको यहाँ पर रोकना होगा, तो ये वाला वेग जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे में तो एक साथ दोनों का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं। अर्थात यदि स्थिति का निर्धारण करेंगे, वो वेग का निर्धारण करेंगे, तो स्थिति में अनिश्चितता होगी, यानी लगभग होगा, अप्रोक्सीमेटली मान आएगा। और अगर हम वेग का स्थिति का निर्धारण करते हैं तो वेग में अनिश्चितता होगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा? यदि किसी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x, अनिश्चितता डेल्टा x तथा संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p हो तो, डेल्टा p हो तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ये हो जाएगा डेल्टा x × डेल्टा p, डेल्टा x × डेल्टा p is less than h/4 h/4। यानी किसी कण की स्थिति और वेग का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है, लगभग में निर्धारण होता है, जिसको निर्धारित करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक ये समीकरण बनाया। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। और अगला टॉपिक है आपका N+L का नियम। N+L का नियम, तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है ना? कॉमा इनवर्टेड कॉमा चालू करते हैं और शुरू करते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें N+L का मान सबसे कम होगा। N+L का मान सबसे कम होगा। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करेगा। फिर से देखिए, इस N+L के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें N+L का मान सबसे कम होगा। ठीक है ना? N+L का मान सबसे कम होगा यदि, ठीक है ना? तो ये तो आपका नियम हो गया, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें N+L का मान सबसे कम होगा।
आगे देखते हैं, यदि दो या दो से अधिक उपकोषों के मान समान आए, यानी दो या दो से अधिक उपकोषों के मान समान हो जाए, यानी इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कोष में प्रवेश करेगा, जिसमें n का मान कम होगा। ठीक है ना। क्या कहा इन्होंने कि यदि n+l का नियम, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उस कोष में प्रवेश करेगा जिसमें n+l का मान सबसे कम। यदि किसी कारण से दो या दो से अधिक उपकोषों के मान समान आ जाए, इक्वल आ जाए, मान बराबर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले प्रवेश करेगा। ठीक है ना। अब आपकी समझ में नहीं आया होगा, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारा 2s 3d 4p और 3p में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार प्रवेश करेंगे, किस प्रकार भरे जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 2s 3d 4p और 3p, हमने इनको थोड़ा सा डिस्टेंसिंग में लिख लिया, दूर करके लिख लिया। ठीक है ना। कोरोना काल चल रहा है, डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उसी तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा हम पालन कर लेते हैं डिस्टेंसिंग का। तो लगाते क्या नियम है, n+l और n+l। n का मान भैया 2 है, l का मान 0 है। आपको पता है जब अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाता है तो l का मान 0 होता है ना। जब s में जाएगा तो l बराबर 0 होगा, p में जाएगा तो l बराबर 1, d में होगा तो l बराबर 2 और f में होगा तो l बराबर 3। ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल नंबर 1 चल रहा है, इसका मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 आया, अब देखिए d में चला गया तो d में गया तो l बराबर कितना होता है 2, जोड़ दिया 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है n का मान और p में गया तो 1, टोटल आ गया 5। 3 + 1 बराबर 4। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा रफ वर्क है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे कम मान हमारा 2s का है, उसके बाद 3p का है, लेकिन ये दो कोष ऐसे हैं जिनमें मान इक्वल है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जब बराबर होता है, जिसमें n का मान कम होगा। तो अगर हम भरने का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, उसके बाद 3p में जाएगा, है ना। अब इन दोनों की तुलना करते हैं तो इनमें n का मान इसमें कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्या है कि निम्न में किस उपकोष की
ऊर्जा कम है। ऑप्शन आपके स्टार्ट होते हैं। ए ऑप्शन है 3D, बी है 4s और सी है 4D 5p, 4D और डी है 5p। ठीक है ना। इसमें से आपको बताना है कि इस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम है। लगा दीजिए भैया n+l का नियम, n+l का नियम, n+l का। तो 3 + 2 बराबर कितना हो गया 5। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 0 बराबर 4। ये हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6। ठीक है। और ये हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6। क्लियर हुई बात कि नहीं। उसने कहा है कि आपको ये बताना है कि सबसे कम ऊर्जा किस उपकोष की है। तो भैया सबसे कम ऊर्जा उस उपकोष की होती है जिसमें n+l का मान सबसे कम होता है। ठीक है ना। तो जो आपका आंसर है कि सबसे कम ऊर्जा किस उपकोष की है तो वो होगा 4s। ठीक है ना। क्या होगा 4s, क्योंकि इसी में n+l का मान सबसे कम आया है। तो जिसमें मान सबसे कम आया है उसकी ऊर्जा सबसे कम। ठीक है ना। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम आपको तीसरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जो देखिए थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? थर्ड एग्जाम्पल, निम्न में किस उपकोष की ऊर्जा सबसे अधिक है? निम्न में किस उपकोष की ऊर्जा सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन शुरू होते हैं ये 2s, 3d, 4f, 2s, 3d, 4f और 5s, डी ऑप्शन। ठीक है ना। क्या करेंगे भैया? n+l का नियम लगा लेंगे। n+l, n+l, n+l। n का मान 2 है और s का मान 0 = 2। 3 + l का मान 2 = क्या आ गया 5। 4 + f में जाता है इलेक्ट्रॉन जब हमारा, तो वो होता है 3 मान, यानी टोटल मान 7। और 5 + 0 बराबर 5। ऑप्शन के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा किसकी है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है? तो भैया बेटा मुन्ना, सर्वाधिक ऊर्जा उस उपकोष की होगी जिसमें n+l का मान सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2, 5, 7, 5, सबसे ज्यादा मान ये वाला है। तो सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा 4f की इसकी होगी बेटा, 4f की होगी। क्लियर हुआ? सर्वाधिक ऊर्जा आपकी 4f उपकोष की होगी। तो ये आपका हो गया होगा। इसके आगे चलते हैं कि तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक अगले न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। और आज के इस वीडियो में जो आपने पढ़ा, इससे संबंधित आगे न्यूमेरिकल आप स्वयं कर सकते हैं। कोई प्रश्न आए तो बड़ी आसानी से n+l का नियम लगाते रहेंगे और आपका आगे का सलूशन होता रहेगा। ठीक है ना। इसके आगे के टॉपिक्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप घर बैठे आराम से घर के अंदर हवा, ठंडी हवा लेते हुए आप अपने क्लास लेवल की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।